हाय गाइज, मैं आशीष चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएमपी क्लासेस में। बच्चों, आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, देखिए रसायन विज्ञान में पढ़ने से पहले बता दें, रसायन विज्ञान के जो जनक कहलाए वह लेवासियो कहलाए। कौन कहलाए? लेवासियो। तो रसायन विज्ञान शुरू करने से पहले देखिए, ये तो क्लास 10th का रसायन विज्ञान पढ़ा रहे हैं। जो टॉपिक है वो हमारा थोड़ा बेसिक स्टैंडर्ड से स्टार्ट करना चाहता हूँ। जैसे आप लोग का है क्लास 9th प्रोमोटेड हो गए हैं, इसलिए क्लास 9th का कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको बता दूं, जिससे क्या है क्लास 10th का पढ़ने में और ही सरलता और समझ में आने लगेगा। ठीक है, देखिए रसायन विज्ञान के जनक लेवासियों को कहा गया, ये सभी लोग जानते हैं। आप परमाणु का नाम सुने होंगे। परमाणु, परमाणु जिसको इंग्लिश कहते हैं एटम। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये परमाणु एटम का नाम कहाँ से आया? एक महर्षि थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। ठीक है, महर्षि कणाद ने अपने वाक्यों में कहा कि ये जो ब्रह्मांड है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। क्या है? ये जो ब्रह्मांड है, सभी वस्तुएं, हम आप पेड़ पौधे ईंट पत्थर जो भी बने हैं, ये क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कि किसने कहा था? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद कहे थे। ठीक है, महर्षि कणाद सबसे पहले कहा कि ये जो ब्रह्मांड बना है, जो संसार बनी, संसार की पूरी वस्तुएं ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। ठीक है, तब इन्होंने यह कहा कि छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं। तो एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जॉन डाल्टन। क्या नाम है? जॉन डाल्टन। अब जॉन डाल्टन आते हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इन्होंने ये पता किया कि जो संसार में सभी पदार्थ बने हैं वह सबसे सूक्ष्मतम इकाई उसे परमाणु कहते हैं। मतलब पदार्थ जो सूक्ष्मतम इकाई होती है उसे बोलते हैं परमाणु। इन्होंने कहा, मतलब कण का नाम क्या किया? इन्होंने परमाणु में चेंज कर दिया। कौन? जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन ने 3 अवधारणाएं दी। पहला अवधारणा दी कि परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। किसने कहा? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन कहे कि जो परमाणु होते हैं वह किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परंतु यह स्वतंत्र नहीं रहते। क्या होते हैं? यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। कौन? परमाणु। ठीक है, और तीसरी टॉपिक ये कहे कि परमाणु अविभाज्य है। क्या है? परमाणु अविभाज्य है। देखिए ये टॉपिक हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। जॉन डाल्टन ने क्या कहा अपने सिद्धांतों में? परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? भाग लेता है। ठीक है, दूसरी बात, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तीसरी बात क्या कहा? कि परमाणु अविभाज्य, मतलब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। इन्होंने कहा। कौन? जॉन डाल्टन ने। उसके बाद हैं थॉमसन। कौन आते हैं? थॉमसन। अब थॉमसन के बारे में बताते हैं, उन्होंने क्या परमाणु पे अपने सिद्धांत दिए। ठीक है, अब क्या है, जॉन डाल्टन अपने सिद्धांत देकर चले गए। अब आते हैं जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन का नाम आपने सुना होगा। जे जे थॉमसन ने उस परमाणु को किस प्रकार डिफाइन किया वो बताते हैं। पहली बात, थॉमसन ने पता लगाया कि जिस प्रकार इनका एक तरबूज मॉडल है। ठीक है, थॉमसन का तरबूज मॉडल वहां से बता रहा है। थॉमसन ने पता लगाया कि जिस प्रकार तरबूज को यदि काट दिया जाए तो उसमें क्या है, जो काले काले बीज लगे रहते हैं, उसी प्रकार एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या है, नाम नहीं बताया, मतलब कुछ धनावेश कुछ ऋणावेश एलिमेंट रहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। कौन? जे जे थॉमसन ने। ठीक है, सबसे पहले यह डाल्टन के सिद्धांतों का खंडन किया। पहली बात, इन्होंने ये कहा कि परमाणु जो होता है वह विभाज्य है। क्या है? परमाणु क्या है?
विभाज्य है। और जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु अविभाज्य है। तो पहले क्या उनके सिद्धांतों का इन्होंने खंडन कर दिया। जैसे थॉमसन ने परमाणु क्या होता है, विभाज्य होता है। और इन्होंने बताया जो परमाणु होता है उदासीन होता है। कौन बताए? जैसे थॉमसन ने बताया कि परमाणु क्या है, उदासीन होते हैं। ठीक है। अब इनकी गलतियां क्या है, यह परमाणु के नाभिक के बारे में इन्होंने कोई डिफिनेशन नहीं दिया, चाहे कोई सिद्धांत नहीं दिया। कौन? जे थॉमसन ने बस इतने ही बातें कहा, लेकिन कहा जॉन डाल्टन से थोड़ा सा अपडेट कर दिए। अब आते हैं बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, रदरफोर्ड आते हैं। देखिए कहानी हम इसलिए बता रहे हैं कि 10 का जो पैटर्न है ना, मैं डायरेक्ट उसी से पढ़ाता, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि आप लोग प्रोमोटेड हो गए हैं, इसलिए बच्चों मैं थोड़ा सा कहानियां बता दे रहा हूँ कि परमाणु तत्व यौगिक आए कहाँ है, ये होते क्या है, ये समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी नेक्स्ट चैप्टर को समझना। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। अब रदरफोर्ड आते हैं तो वो क्या देते हैं, वो अपना सिद्धांत क्या कहते हैं। तो देखो बच्चों, जब रदरफोर्ड आते हैं तो इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा। रदरफोर्ड सबसे पहले कहे कि इन्होंने एक परीक्षण किया, एक 0.4 mm की सोने की प्लेट ली और उस पर क्या है, अल्फा कीड़ों की बमबारी किया। ठीक है, आप पढ़े भी होंगे शॉर्टकट में। ठीक है, जब इन्होंने बमबारी कर दिया रदरफोर्ड ने, तो देखा कि सेंटर पे कुछ कीड़े गई, उसी डायरेक्शन का ही वापस चली गई, और कुछ गई अपने डायरेक्शन से, क्या हो गई, रिफ्लेक्स होकर किसी और डायरेक्शन से निकली। मतलब इन्होंने कुछ रिएक्शन करा और वहां एनालिसिस निकलने से क्या पता चला कि परमाणु जो होता है, ये परमाणु है, जो परमाणु होता है उसका एक नाभिक होता है। क्या होता है? उसका एक नाभिक होता है। तो नाभिक के खोजकर्ता कई पूछ लेता बच्चों कि नाभिक के खोजकर्ता कौन थे, तो मेरे प्यारे बच्चों रदरफोर्ड थे। ठीक है, रदरफोर्ड ने नाभिक के पता किया और ये पता किया कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। कौन दिया सिद्धांत? रदरफोर्ड ने कहा। ठीक है, रदरफोर्ड ने बताया कि एक परमाणु होता है और परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अब बाकी तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और इन्होंने बताया जो परमाणु की त्रिज्या होती है वह 10⁻⁻10 मीटर होती है। याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने बताया जो परमाणु का त्रिज्या होता है 10⁻10 मीटर होता है, और जो नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻15 मीटर होता है। ये बहुत बार किसी किसी अच्छे कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि परमाणु के नाभिक कितनी होती है, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है और परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, दोनों अंतर होता है बच्चों। तो जब परमाणु पूछेगा 10⁻10 मीटर होता है, और जब नाभिक की त्रिज्या पूछेगी 10⁻15 मीटर होती है। अब हम आपको बता दें चार्ज जो होता है। ठीक है, परमाणु में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं उनके चार्ज के बारे में। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम क्या होता है, कूलम होता है। और मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, किलोग्राम होता है। ठीक है, इस चार्ट को आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻+ का होता है 19 चार्ज। ठीक है, देखिए जो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है माइनस होता है और प्रोटॉन पर होता है प्लस होता है, और इसका द्रव्यमान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है। ठीक है, देखिए न्यूट्रॉन का होता है बच्चों उदासीन होता है, इस पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं, तो न निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, मतलब क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है, अर्थात प्रोटॉन के मास के बराबर न्यूट्रॉन का मास भी होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, चार्ट से देखे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चार्ज और मास। अब बताते हैं बच्चों तत्व क्या होते हैं। तत्व यौगिक मिश्रण पढ़ेंगे। ठीक है,
देखिए हमने अभी पढ़ा है परमाणु, परमाणु जान गए, अब पढ़ते हैं अणु। ठीक है, देखिए अणु का सिद्धांत क्या है। अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। ठीक है, क्या है, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। ठीक है, यदि दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो अणु बनता है। ठीक है, यह अणु किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जो अणु होते हैं किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। जैसे कि जैसे O2। ठीक है, देखिए इसमें दो ऑक्सीजन मिलकर का है, पहला क्या था O2 हो गए, H2 हो गए। ये क्या तत्व की परिभाषा का होती है, दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना वह शुद्धतम रूप तत्व कहलाता है। ठीक है, अर्थात तत्व वह शुद्धतम रूप होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यदि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर कोई भी पदार्थ बनता है और वह शुद्धतम रूप होता है तो उसे बोलते हैं तत्व। जैसे सोना, सोना हो गया, चांदी हो गया। ठीक है, सोना, चांदी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब का है तत्व हो गए। ठीक है, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने थे वह शुद्धतम रूप होते हैं। ठीक है, अब आते हैं यौगिक। अब यौगिक का डिफिनीशन अब तत्वों से ही बनेगा। यहाँ क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात मिलते हैं, क्या हो, दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात मिलते हैं तो वह यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि H2O क्या हो गया, H2O क्या होता है बच्चों, जल होता है। इसमें देखिए जो हाइड्रोजन होता है वह दो होता है, ऑक्सीजन का होता है एक, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या हो गया, निश्चित हो गया, दो संबंध एक, मतलब हमेशा हाइड्रोजन की संख्या दो रहेगी और ऑक्सीजन की संख्या एक रहेगी तो क्या बनेगा, पानी। तो इस तरह का हो गया जल, वह यौगिक कहलाएगा। ठीक है, जैसे CO2, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी देखिए इसमें तत्वों का अनुपात क्या है, 1:2, 1:2 है। मतलब क्या हो गया, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक निश्चित अनुपात हो गया ना, ऐसा नहीं यहाँ 3 हो जाएगा, H2 है तो H3O कर दें तो जल नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब वो यौगिक तब नहीं कहलाएगा। ठीक है, मतलब हमेशा एक निश्चित अनुपात में जब मिलते हैं तो वह यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अब आता है मिश्रण बच्चों। अब मिश्रण में देखिए, मिश्रण का डिफिनेशन भी सेम टू यौगिक जैसा है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज कर देना है, आपका यौगिक का परिभाषा बन जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व जब किसी अनिश्चित अनुपात में मिलते हो, जैसे दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात मिलते हैं तो यौगिक कहलाता है। जब अनिश्चित अनुपात मिलते हैं, जब जिसका क्या है, कोई अनुपात निश्चित ना हो तो वह कहलाते हैं मिश्रण। ठीक है, जैसे आपका अब मिश्रण बहुत प्रकार के होते हैं, जलीय मिश्रण होता है, ठीक है, गैसीय मिश्रण होता है, ठोसीय मिश्रण होता है। तो जैसे हवा हो गया, हवा में बहुत प्रकार के गैस हैं। ठीक है, मिट्टी हो गई, मिट्टी में क्या अन्य प्रकार, अनेक प्रकार के तत्व मिले रहते हैं। ठीक है, जलीय मिश्रण अगर देखा जाए तो जैसे कहते हैं नमक और पानी का मिश्रण, ठीक है, चीनी और पानी का मिश्रण, ये सब का है मिश्रण। मतलब क्या है, जिनका कोई निश्चित अनुपात में नहीं मिलते हैं वह मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि तत्व यौगिक मिश्रण समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए यह बताना हमारे लिए क्यों उचित है, क्योंकि कुछ टॉपिक बता दें इसलिए कि डायरेक्ट हम चैप्टर नहीं स्टार्ट करना चाहें, क्योंकि अगर डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है अभी बोलेंगे तत्व
तत्व क्या होता है, तो आपका कंफ्यूजन होंगे, हो सकता है आप जानते हो। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ऐसे होंगे जो नहीं जानते हैं, उनके लिए क्या है ये प्लस पॉइंट है। यदि आप जानते हैं तो और अच्छी बात, और जानिए, ठीक है। अब बताते हैं तत्वों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है तत्वों में, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बता रहा हूं क्या। देखिए, जैसे हम कहते हैं सोडियम, आप जानते हैं एक तत्व है, सोडियम एक तत्व है, ठीक है। देखिए, कभी कभी देखते हैं तत्वों के ऊपर एक नंबर लिखा रहता है और नीचे भी क्या होता है, लेफ्ट साइड में कुछ नंबर लिखे होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले एक क्लियर करते हैं कि जो ऊपर लिखे रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, और जो तत्वों के नीचे बाएं तरफ लिखे रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। जैसे यदि हम इधर पढ़ा रहे थे बाएं होगा, आप इस तरफ सोचेंगे तो आपका दाएं होगा, ठीक है। एक कंफ्यूजन मत रहिएगा। इसमें जो ऊपर जो नंबर लिखा रहता है उसे क्या बोलते हैं, जो नीचे लिखा रहता है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो संख्या ऊपर लिखी रहती है उससे बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। और जो नीचे लिखा है उसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इससे क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। अब बच्चों सोच रहे हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है। जब बच्चों मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा, आवर्त सारणी, ठीक है, तो आवर्त सारणी में जिस प्रकार के तत्वों के क्या है व्यवस्थित किया गया है, ठीक है, तो व्यवस्थित करने के अनुसार उनको एक क्रम दिया गया है, वही क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक। जब आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया तो क्या एक उनके गुणधर्म पे, ठीक है, उनके कैरेक्टर के अनुसार क्या उनको एक क्रम में व्यवस्थित किया गया, तो उसी क्रम को जब निर्धारित किया गया तो उसे बोला गया परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो हम जानते हैं बच्चों, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो होती है 23 होती है, 22.98 होता है, लगभग 23 होती है, ठीक है। और परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें बच्चों कि अब तक हमारे वैज्ञानिकों द्वारा अब तक कुल तत्वों की संख्या 118 है। कितनी है, 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितने तत्वों की, 118 तत्वों की, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों 98 तत्व क्या है, प्राकृतिक है, क्या है, प्राकृत है। और बचे 20 तत्व कृत्रिम है, क्या है, कृत्रिम है। यदि आपसे कोई पूछता है तो अब तक हमारे वायुमंडल में 118 प्रकार के तत्व उपलब्ध हो चुके हैं, जो वैज्ञानिकों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, जिसमें से 98 हमारे प्राकृतिक तत्व हैं और 20 हमारे कृत्रिम तत्व हैं, जिसे क्या है, मानव बनाया है, ठीक है। तो ये तो जानकारी हो गई बेसिक। अब चलते हैं इस पे कुछ और बातें कर लिया जाए, जो हाई स्कूल के एग्जाम में आता है क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल में 5 नंबर के आसानी से पूछ लेता है और आसानी से आप जान जाएंगे, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए, इसमें कहानी है। अब देखिए, हमारी जो ऊपर लिखी होती है द्रव्यमान संख्या होती है, एक आती है परमाणु क्रमांक होती है। तो बच्चों सबसे पहले बता दूं कुछ बेसिक टिप्स। देखिए बच्चों, जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, ठीक है, वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, याद रखना। जो परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और यह इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी बराबर होता है, यदि इस पे कोई चार्ज नहीं है तब। क्या है, तत्व पे कोई चार्ज नहीं है तब क्या होता है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होती है। यदि हम यहाँ कह दें इस पे, देखिए कोई धन आवेश या ऋण आवेश नहीं है सोडियम पे, तो इस समय क्या होगा, परमाणु क्रमांक इसका कितना है, 11 है। यदि हम कह दें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो प्रोटॉन की संख्या भी मेरे प्यारे बच्चों 11 ही होगी। यदि कह दें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, यदि चार्ज नहीं है, तो चार्ज है नहीं इस पे कोई, तो उस समय भी इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी, 11 होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब
ये क्या हो गया, एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, इसे आपको याद रखना होगा क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं, सवाल लगाए जाते हैं। ठीक है, अब आता है कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ये भी क्या है, आपका एक कॉन्सेप्ट है। यदि प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, द्रव्यमान की संख्या। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यदि नहीं आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा इससे और बेहतर आपको बता सकूं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है, यह केमिस्ट्री की पहली क्लास थी। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए केमिस्ट्री की अपलोड होगी उसमें डायरेक्ट क्लास 10th का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हेडिंग बाय हेडिंग सॉल्यूशन के साथ आपको बताया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। और यदि इस चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों में इसको क्या है, फेमस कर दो इस चैनल को। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।